हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के फर्स्ट एंड सेकेंड मई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल के माध्यम से कर रहा हूँ, तो अगर कुछ इश्यू आए तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट कोई इश्यू नहीं आएगी। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो पहला आर्टिकल आप देख सकते हो, जीएस पेपर 1, इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, इससे रिलेटेड है। क्या आर्टिकल है तो आप देख लो। नेशनल मोन्यूमेंट टैग फॉर 1000 ईयर ओल्ड लेक इन दिल्लीज मेहरौली। तो बेसिकली दिल्ली के मेहरौली रीजन में आपका 1000 ईयर पुराना लेक है। व्हेन वी टॉक अबाउट 1000 ईयर ओल्ड लेक, तो आप समझ सकते हो कि मेडावल इंडिया का पीरियड उस समय होगा जब ये लेक बनाई गई होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखनी है। तो इसी को अभी नेशनल मोन्यूमेंट का टैग मिलने वाला है। तो बात करेंगे इसके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है। तो इस लेक का नाम है आपका अनंगताल लेक। आप देख सकते हो, ये दिल्ली के सदर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। एंड कहा जाता है कि इसे बनाया गया था तोमर किंग अनंगपाल टू के द्वारा, और इसी को नेशनल मोन्यूमेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। और ये जो आपका अनंगताल लेक है, इट इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ जोग माया टेम्पल, या फिर कुतुब मीनार कम्प्लेक्स के नॉर्थ वेस्ट में ये लाई करता है। एंड लगभग 1060 एडी में से बनाई गई थी। एंड जो हिस्टोरिकल लिटरेचर्स हैं, यानी कि जो आपके इतिहास से रिलेटेड जो लिटरेचर्स हैं, वो रेफ़र करते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, उन्होंने इस लेक के वाटर को यूटिलाइज किया था टू बिल्ड अलाई मीनार, एज वेल एज जो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है उसको एक्सटेंड करने के लिए भी वाटर का इस्तेमाल किया गया था। एंड अगर हम बात करें अनंगपाल टू के बारे में, तो इन्हें अनंगपाल तोमर भी कहा जाता है। एंड ये तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। एंड जो तोमर डायनेस्टी है, ये बेसिकली प्रेजेंट डे दिल्ली हरियाणा को रूल किया करते थे बिटवीन द पीरियड ऑफ 8th एंड 12th सेंचुरी। एंड ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इंद्रप्रस्थ लोकेशन आप देखते हैं, उनको पॉपुलेट करने में कहीं ना कहीं इनका बड़ा योगदान रहा है। एंड जो प्रेजेंट नेम दिल्ली है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द अनंगपाल टू। एंड इन्होंने दिल्ली का पुरी, जिसको दिल्ली ही कहा जाता है, इसको कैपिटल बनाया था तोमर डायनेस्टी का। इससे पहले जो कैपिटल हुआ करता था वो था अनंगपुर, ठीक है, जो कि फरीदाबाद के आसपास हुआ करता था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अनंगपाल वन। तो अनंगपाल वन जो कि फाउंडर है तोमर का, और उनके समय में कैपिटल क्या था, अनंगपुर। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अनंगपाल टू है ना, इन्होंने बेसिकली दिल्ली को कैपिटल बनाया था। एंड लाल कोट एंड अनंगताल, ये आपका अनंगपाल टू के द्वारा ही बनाया गया था। और अनंगपाल टू के बाद कौन आया गद्दी पर, तो आप समझ सकते हो, आपको पता भी होगा, जो ग्रैंडसन है उनके पृथ्वीराज चौहान, वो गद्दी पर आए थे। लेकिन आपको पता होगा कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फाइट भी हुई थी, जिसको बैटल ऑफ तारिन के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ तारिन जो आपका 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन हुआ था, और जो आपका सेकेंड बैटल ऑफ तारिन है 1192 एडी में हुई थी। और सेकेंड बैटल ऑफ तारिन में कहीं ना कहीं मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी, और अल्टीमेटली आपका ये मोहम्मद गोरी की जो डायनेस्टी है वो फिर आपका आगे इंडिया में आ गई थी। तो अगर हम बात करें नेशनल मोन्यूमेंट के बारे में, तो नेशनल मोन्यूमेंट का टैग कैसे मिलता है, तो आप देख सकते हो, वी हैव द एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इसके तहत जो नेशनल मोन्यूमेंट्स हैं वो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं, साथ ही साथ वो सारे आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स जिसको डिक्लेयर किया जा सकता है, नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया जा सकता है बाय एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एक्ट 1951। यहाँ पर आप देख लो, ये है, ठीक है। एंड वी हैव द सेक्शन 126 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इसके तहत भी डिक्लेयर किया जा सकता है। साथ ही साथ देख सकते हो, इट कैन बी डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। सो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट आर्टिकल डिटेल से डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल, इंडिया यूएई कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटर्स इनटू फोर्स। इसके बारे में हमने कितने आर्टिकल डिस्कस किए हैं, और कहीं ना कहीं ये हाईलाइटेड टॉपिक है, क्योंकि
ये जो आपका इंडिया यूएई का रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डीप होता जा रहा है आजकल के समय में, और यूएई भी कहीं ना कहीं इंडिया के साथ ट्रेड एंड एग्रीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। तो इट कैन बी द पोटेंशियल टॉपिक फॉर द मेंस क्वेश्चन ऑल्सो, तो इसलिए आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी जो आपका इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो आपका फोर्स में आ चुका है। तो इसका क्या बेनिफिट होगा वी विल डिस्कस, पर देख सकते हो आपका जो सिलेबस है, मैंने सिलेबस भी डिस्कस कर रखा है। जीएस पेपर 2 बायलैटरल रिलेशंस एंड एग्रीमेंट्स, इसके अंतर्गत ये कवर होगा। ठीक है, तो ये जो आपका CEPA है जो अभी लागू हो गई है, लगभग आपका $26 बिलियन का फ़ायदा इंडिया को हो सकता है इंडियन प्रोडक्ट्स के, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल 5% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर यूएई के द्वारा, और जब ये आपका लागू हो जाएगा तो ये जो आपके प्रोडक्ट्स है उस पर जीरो ड्यूटी लगने लगेगी। जीरो ड्यूटी यानी कि नो टैक्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है नो टैक्स होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स है वो चीपली अवेलेबल होगा यूएई में, एंड अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे इंडिया के तरफ से डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो भी बढ़ेगी, तो इंडिया की भी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी। ठीक है, और ये आप देख लो जो यूएई है वो इंडिया की तीसरी बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बिहाइंड द यूएस एंड चाइना। याद रखना है आपको, अगर पूछा जाएगा कि बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है अभी फिलहाल, तो वो है यूएसए। दूसरे नंबर पर चाइना आता है और तीसरे नंबर पर बेसिकली आपका यूएई आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्या की प्रोविजंस है इस एग्रीमेंट के, तो पहली बात देख लो आप 90% ऑफ द प्रोडक्ट जो भारत से एक्सपोर्ट होंगे यूएई को, वहाँ पर आपका ज़ीरो ड्यूटी लगेगा। तो कितनी बढ़िया बात है। ऐसा इसीलिए बिकॉज जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर यूएई में आपके चीपली अवेलेबल होंगे एंड डिमांड भी बढ़ेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोडक्ट्स हो कम्पिटिटिव भी होंगी और डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो इससे जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगी, वो भी ग्रो करेंगी। साथ ही साथ आप देख सकते हो परमानेंट सेफगार्ड मैकेनिज्म की भी बात कही गई है टू डील विथ सर्टेन सर्ज इन इम्पोर्ट्स ऑफ एनी प्रोडक्ट। बार बार कभी बार ऐसा भी होता है कि एक बैग जो डिमांड है प्रोडक्ट की बढ़ गई, ठीक है, इम्पोर्ट्स बढ़ने लगी, तो ऐसे में कैसे फुलफिल किया जाएगा, कैसे क्या सॉर्ट आउट किया जाएगा, तो उसके लिए परमानेंट सेफगार्ड मैकेनिज्म की भी प्रोविजंस लाई गई है। साथ ही साथ ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग ऑथराइजेशन ऑफ इंडियन जेनेरिक मेडिसिन वंस दे आर अप्रूव्ड इन डेवलप कंट्रीज। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे इंडियन जेनेरिक मेडिसिन है लेट्स से किसी डेवलप्ड कंट्रीज में वो अप्रूव हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो यूए में भी अप्रूव हो जाएंगे और उनकी मार्केटिंग ऑथराइजेशन यूए में भी ओपन हो जाएगी। तो आराम से जो इंडियन जेनेरिक मेडिसिन है वो यूए में उपलब्ध होने लगेंगे। एंड आप देख सकते हो इट हैज़ ऑल्सो अ स्ट्रिंजेंट रूल्स ऑफ ऑरिजिन प्रोविजन जो रिफ्लेक्ट करती है द रिक्वायरमेंट्स फॉर सब्सटेंशियल प्रोसेसिंग ऑफ अप टू 40% वैल्यू एडिशन। कहने का मतलब ये है कि रूल्स ऑफ ऑरिजिन का जो प्रोविजन है उसको टाइटन किया गया है। क्या है रूल्स ऑफ ऑरिजिन? रूल्स ऑफ ऑरिजिन का मतलब ये होता है जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी हमने ये जो CEPA एग्रीमेंट यूएई के बीच और इंडिया के बीच हुई है, अब लेट्स से कि कोई चाइनीज़ कंपनी है और यूएई में वो ऑपरेट कर रही है, और अब जो वो कंपनी है वो प्रोडक्ट बना रही है और पता चल रहा है कि जो भी रॉ मटेरियल्स है वो चाइना से लेकर आ रही है और वो फिर प्रोडक्ट वहाँ पर सिर्फ असेंबल कर रही है, तो ये फिर तो फ़ायदा किसको होगा? यूएई को होगा या फिर चाइना को होगा? तो इनडायरेक्टली देखे जाए तो चाइना को होगा, क्योंकि सारे रॉ मटेरियल सब जो है चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पर तो सिर्फ असेंबल किया जा रहा है। तो रूल्स ऑफ ऑरिजिन यही कहता है कि ना भाई जो भी आपके रॉ मटेरियल्स लगेंगे उसका मेजोरिटी जो कंटेंट होना चाहिए वो इंडिजीनियसली ही आनी चाहिए, तभी आपका जीरो ड्यूटी या फिर लेस ड्यूटी आप पर लागू होगा, नहीं तो आपको टैक्स लगेंगे आपके प्रोडक्ट पर। ठीक है, और ये कंसेप्ट एक बार मैंने डिस्कस भी किया था। तो आप देख सकते हो जो रूल्स ऑफ ऑरिजिन है इट इज़ यूज टू डिटरमाइन कि जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ड्यूटी फ्री होंगे या नहीं होंगे, रिड्यूस ड्यूटीज़ लगाए जाएंगे या नहीं अंडर द ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये सिंपल सा शब्द है रूल्स ऑफ ऑरिजिन, लेकिन आपको ध्यान में रखनी है, ये कंसेप्ट अच्छा है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस होंगी कैसे, तो जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और कहा जा रहा है कि ये $100 बिलियन तक पहुँच सकती है बायलैटरल ट्रेड। ठीक है, एंड जो ट्रेड इन सर्विसेज जो है आप देख सकते हो ट्रेड इन सर्विसेज
वो आपका 15 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच सकती है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये एक सिग्निफिकेंस अचीवमेंट होगा कहीं ना कहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि 1 मिलियन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भारत में क्रिएट होंगे। कैसे क्रिएट होंगे? क्योंकि डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ेगी और बिकॉज ऑफ दैट इंडिया में जो प्रोडक्शन है उन प्रोडक्ट्स की वो भी बढ़ेगी। ठीक है, एंड आप देख सकते हो इट विल पेव द वे फॉर ब्रॉडर ट्रेड एग्रीमेंट। तो आने वाले समय में हो सकता है जो दूसरे गल्फ कंट्रीज हैं वो भी एग्रीमेंट कर सकते हैं हमारे साथ इस प्रकार के। और जैसे फॉर एग्जांपल ओमान है, कतर है, तो ये सब जो है भी कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट कर सकते हैं आने वाले समय में। तो जो हमारा ट्रेड है वो और ज़्यादा बूस्ट होगा। और अगर हम बात करें CEPA की यानी कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, तो ये बायोलेटरल एग्रीमेंट होता है किसी दो देश के बीच। इसमें आपका कंप्रिहेंसिव वे में ट्रेड से रिलेटेड प्रोविजन हो। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ानी है इन दोनों देशों में, कंपटीशन को कैसे प्रमोट करना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो ये कंप्रिहेंसिव मैटर डील होती है। ठीक है, एक होता है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपका जो ट्रेड रिलेटेड मैटर्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्रिहेंसिव, तो इसमें नॉट ओनली ट्रेड बल्कि और जो अन्य मैटर्स है जैसे आपका इन्वेस्टमेंट करना है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सभी मैटर शामिल होते हैं।